नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्टेट कोचिंग संस्थान सहारनपुर स्वागत करता हूं आपका और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स बाय मयंक शर्मा। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ, सुखी एवं समृद्ध रूप से जी रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से आगे चल रही होगी। आज की जो वीडियो है वो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की साइंस की जो क्लास चली हुई है उसकी नेक्स्ट वीडियो है और इसमें जो टॉपिक चला हुआ है उस टॉपिक का नाम है शुद्ध गतिकी। और शुद्ध गतिकी का जो पहला पार्ट है ऋजु रेखीय पथ पर गति, वो हम लोग करा रहे हैं। और इससे पहली वीडियो में मैंने गति के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, गति के कुछ गुण बताए थे और उससे संबंधित कुछ फैक्ट आपसे डिस्कस किए थे और त्वरण के बारे में बताया था। त्वरण के बारे में आप लोगों को पता चल गया, ग्राफ भी आप लोगों ने पढ़ लिए और इससे पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये वीडियो भी आप पूरी देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। आज जो हम टॉपिक करा रहे हैं उस टॉपिक का नाम होगा गति के समीकरण। गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ द मोशन। देखिए, गति के समीकरण पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि गति के समीकरणों की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी। गति के समीकरण ने यहाँ पर इनके बारे में बता दूं कि हमारे जो गति है, गति में परिवर्तन होना तय है। यानी कि गति, जब भी किसी वाहन की गति, किसी भी चीज़ की गति ले लो, किसी वस्तु की अगर गति हो रही है, उसमें मोशन हो रहा है, तो उसकी गति में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। गति में परिवर्तन होगा, कभी गति बढ़ेगी कभी गति घटेगी। अपने भारत में तो ये देखने को मिलता ही है कि यदि यहाँ से यहाँ पर एक सड़क पर चले, यहाँ पर गड्ढा आ जाएगा, कहीं पर 4 लाइन हाईवे आ जाएगा, तो गति में क्या होगा, अगर कोई यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चला तो यहाँ पर घटकर 40 रह जाएगी, यहाँ पर फिर बढ़कर 45 हो जाएगी। तो गति में उतार चढ़ाव चलता रहता है और गति में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया, ठीक है। आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, गति के समीकरण। देखिए, गति के समीकरणों की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इनकी आवश्यकता है हमें, इस प्रश्न का जवाब मैं दे दूं कि गति के समीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। क्योंकि गति में परिवर्तन होता है, गति लगातार बदलती रहती है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। तो जब भी गति में परिवर्तन हो और मुझे वेग निकालना हो, विस्थापन निकालना हो और समांतराल निकालना हो, तो मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। मैं गति के समीकरण को लगाऊंगा। कब लगाऊंगा, जबकि गति में परिवर्तन होगा। और जब गति में परिवर्तन है किसी वस्तु के, तो उसका मतलब क्या है, उसमें त्वरण भी है। जब गति में परिवर्तन होता है तो त्वरण 100% होता है, क्योंकि गति में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो जब भी त्वरण होगा तो वहां पर हमेशा जिस भी गति में त्वरण होगा उसके लिए हमेशा क्या लगाते हैं, गति के समीकरण लगाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर गति के समीकरण कब लगाते हैं। गति के समीकरण केवल तब लगाते हैं जबकि गति में परिवर्तन हो, ठीक है। तो जब गति में परिवर्तन होता है तभी हम गति के समीकरण लगाते हैं, ठीक है। यह बात आपको ध्यान से समझ में आ गई होगी कि जब भी गति में परिवर्तन हो तभी हम गति के समीकरण लगाते हैं, और यानी कि जब भी त्वरण हो तभी हम गति के समीकरण अप्लाई करते हैं। अब गति के समीकरण हैं कितने, 3 समीकरण गति के हैं, तीनों के तीनों लिखवा दूंगा। यानी कि एक बात तो कन्फर्म होनी चाहिए कि जब भी ए होता है, जब भी त्वरण हो तभी गति के समीकरण अप्लाई करते हैं। और गति के समीकरण से निकल कर क्या आता है, वेग निकल कर क्या आता है, विस्थापन निकल करके आता है, समय अंतराल निकल करके आता है। वेग, विस्थापन, समय, त्वरण, ये चारों चीजें हम गति के समीकरण से निकाल सकते हैं।
और गति के समीकरण कब अप्लाई होते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स को हमेशा ये डाउट रहता है कि गति के समीकरण कब अप्लाई होते हैं। तो गति के समीकरण एक बार फिर बता देता हूं, केवल तभी अप्लाई होते हैं जबकि वस्तु में त्वरण होता है, यानी कि वस्तु की गति में लगातार परिवर्तन होता रहता है, तभी गति के समीकरण अप्लाई होते हैं। अगर गति में कोई त्वरण नहीं है, अगर वस्तु में कोई त्वरण नहीं है तो गति के समीकरण हम लोग नहीं लगाते, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कैसे? अब तक क्या फॉर्मूला था वेग निकालने का? यदि हमें किसी वस्तु का वेग निकालना है तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला लगा दो, विस्थापन बटे समय, ये फॉर्मूला लगा दिया आंख मीच करके। लेकिन ये फॉर्मूला केवल तभी अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला केवल तब तक सही है जबकि वस्तु का वेग एक समान हो या फिर उसमें कोई त्वरण न हो, उसका त्वरण शून्य हो या फिर उसकी गति में कोई परिवर्तन न हो, तभी ये सूत्र हम लगा सकते हैं कि विस्थापन ऊपर रखा, समय नीचे रखा, वेग आ गया। लेकिन जब वस्तु के वेग में परिवर्तन है, वस्तु में त्वरण है, तो हम इस फॉर्मूले से वेग नहीं निकाल सकते, यह फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तब किससे वेग निकालेंगे? तब गति के समीकरणों से वेग निकालेंगे। बताऊंगा कैसे निकालेंगे तीनों समीकरण। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, क्योंकि फिर उसमें त्वरण भी एक मेन फैक्टर होता है। ठीक है, अब मैं गति के समीकरण तीनों के तीनों यहां पर लिखता हूं। गति का समीकरण नंबर फर्स्ट, गति का समीकरण नंबर फर्स्ट, और इसका नाम दिया जाता है गति के समीकरण नंबर पहले समीकरण को क्या नाम दिया जाता है? इसे कहते हैं यहां पर वेग समय संबंध। वेग समय संबंध, पहले समीकरण को कहा जाता है वेग समय संबंध, यानी कि वेग में और समय में जो संबंध बताए वही क्या है? गति का पहला समीकरण है। क्या है? v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण है। इसमें v है उस वस्तु का अंतिम वेग, पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है अंतिम वेग, रुकने से पहले जो वेग है, u उस वस्तु का प्रारंभिक वेग, a उस वस्तु में त्वरण। अभी तो बताया कि गति के समीकरण केवल तभी अप्लाई होंगे जबकि त्वरण होगा, तो त्वरण है तो तभी गति का समीकरण लगा दिया। जब त्वरण है कुछ ना कुछ और हमें वेग निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, विस्थापन बटे समय से नहीं निकालेंगे, विस्थापन बटे समय से नहीं निकालेंगे। जब गति में त्वरण हो तो इस फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, इससे निकालेंगे। ठीक है, समय अंतराल भी पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, जब भी त्वरण होगा यानी कि जब भी गति में परिवर्तन होगा तो हम गति के समीकरण लगाएंगे, और वेग निकालना होगा तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। ये पहला समीकरण गति का है, उसे कहते हैं वेग समय संबंध। इसमें a त्वरण है और t वो पूरी यात्रा का समय अंतराल। ठीक है, अब गति का दूसरा समीकरण क्या है? गति के दूसरे समीकरण को कहते हैं स्थिति समय संबंध। स्थिति समय संबंध, स्थिति समय संबंध, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, अब इसका समीकरण कैसे बनेगा? ये स्थिति में और समय में संबंध है। जैसे कि वेग समय संबंध, तो ये वेग में और समय में संबंध आ गया रिलेशन। ऐसे ही स्थिति और समय में संबंध। स्थिति को कौन बताता है? स्थिति को विस्थापन बताता है कि मुझसे 10, अगर मेरे से कोई आगे चल रहा है तो मैं कहूंगा कि ये मेरे से 10 मीटर आगे है, या फिर मेरे से 10 मीटर पीछे है, उत्तर की तरफ है, 10 मीटर आगे उत्तर की तरफ, 10 मीटर पीछे दक्षिण की तरफ। तो मैं किसी भी व्यक्ति की अपने से स्थिति काउंट करूं तो स्थिति को देखने के लिए, पोजीशन को देखने के लिए हमेशा यह देखा जाता है कि वो कितनी विस्थापन पर है। तो हमेशा स्थिति को कौन बताता है? स्थिति को किसी वस्तु का उसका विस्थापन बताता है। तो यानी कि विस्थापन से हम स्थिति को काउंट करते हैं। समझ में आ गई बात? ये बात दिमाग में रखना, नोटबुक में नोट करते रहना कि स्थिति क्या होती है? विस्थापन ही होती है। तो विस्थापन में समय में क्या संबंध है? गति का दूसरा समीकरण बताता है, वो क्या है? s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है? इसमें विस्थापन है या फिर उसकी स्थिति है। ठीक है, टी समय है, यू प्रारंभिक वेग है, ए त्वरण है, टी फिर समय है। याद रखना। अब तीसरे समीकरण की बात करूं, समीकरण नंबर 3, तो समीकरण नंबर 3 है यहां पर स्थिति वेग संबंध। स्थिति वेग संबंध, याद रखना। तीसरा समीकरण है स्थिति वेग संबंध।
ठीक है, यानी कि वेग निकालना है। अब इसका क्या रिलेशन बनेगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, s विस्थापन। याद रखना v होता है यहां पर अंतिम वेग, यानी कि रुकने से ठीक पहले या फिर आखिर में जो वेग रहा होगा वो वेग, अंतिम वेग। u प्रारंभिक वेग, चलने के ठीक बाद वेग, चलने के ठीक बाद का वेग, प्रारंभिक वेग। a त्वरण है, a क्या है यहां पर, वस्तु में उत्पन्न त्वरण। अभी बताया कि जब भी a होगा, जब भी a होगा तो मैं वस्तु का वेग ऐसे समय या फिर विस्थापन इस संबंध से नहीं निकाल सकता, हमेशा गति का समीकरण लगाऊंगा। जब वेग निकालना हो तब भी, जब विस्थापन निकालना हो तब भी, जब और त्वरण निकालना हो तब भी। तो याद रखना सीधा मैं इस फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा। जब त्वरण होगा मैं क्या यूज करूंगा, गति के समीकरणों का प्रयोग करूंगा। किसका प्रयोग करूंगा, गति के समीकरणों का प्रयोग करूंगा। ठीक है, तो ये गति के समीकरणों का प्रयोग मैं तभी करता हूं। दूसरी बात एक और बता दूं आप लोगों को कि जब भी किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होने का मतलब उसके वेग में परिवर्तन होना, तो वेग में परिवर्तन के पीछे एक बल जरूर लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कैसे। ये तीनों समीकरण आप अपनी कॉपी में जो है नोट कर लेना, समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण नंबर थर्ड, क्योंकि मैं आगे इसका अंगिक प्रश्न करवाऊंगा न्यूमेरिकल्स, तो वहां पर आपको इनका यूज करना पड़ेगा। अब बात आती है त्वरण की। तो जब भी देखिए मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि ए कोई यहां पर लकड़ी का गुटका, ये लकड़ी का गुटका है और इसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है मान लिया। ठीक है, अब गुटका बिल्कुल स्थिर है, इसका वेग कितना है इस समय, जीरो वेग है। ठीक है, अब इसका वेग 0 है। अब देखो त्वरण कैसे आएगा इसमें, जब भी त्वरण होगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बल जरूर लगा होगा, F जरूर लगा होगा। ये बात मैं आपसे समझाना चाह रहा हूं और आप समझिए इन बातों को। F जरूर लगेगा। कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, अब ये लकड़ी का गुटका है 10 किलोग्राम, इस समय इसका वेग क्या है, 0। अब मैं कब तक इसका वेग, कब इसका वेग बढ़ सकता है, अगर इसका वेग 0 से बढ़ाकर कुछ उतरना है 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, तो कैसे कर सकता हूं, धक्का दूंगा, मैं इस पर धक्का लगाऊंगा, मैं इस पर धक्का लगाऊंगा, जोर लगाऊंगा। समझ में आ गई बात, इस पर मैं बल लगाऊंगा ना, मुझे कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, मैं इस पर बल लगाऊंगा, तभी ये आगे को दूरी तय करेगा ना, तभी आगे को खिसकेगा। जब खिसकेगा तो कुछ ना कुछ वेग बढ़ेगा। अब ये यहां से खिसकाकर यहां पर ले आए, यहां से खिसकाकर यहां ले आए, तो इसका 0 से बढ़कर वेग भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। कब हुआ, जब मैंने धक्का लगाया तभी तो, यानी कि बल लगाना पड़ा। वेग में परिवर्तन करने के लिए क्या लगाना पड़ा, बल लगाना पड़ा, तो वेग में परिवर्तन हुआ, और तो वेग में परिवर्तन हुआ तो क्या आ गया, त्वरण आ गया। समझ में आ गई बात। तो याद रखना जब भी त्वरण होता है तो बल लगाना ही पड़ता है, बल लगाना ही पड़ता है। अब ये 5 मीटर पर सेकंड की दर से आगे बढ़ रहा है, अब इसको रोकना है तो रोकने के लिए ब्रेक लगाने पड़ते हैं ना, तो रोकने के लिए भी बल लगाना पड़ेगा। 5 से फिर 0 करना है इसका वेग, 5 से फिर इसका वेग क्या करना है, 0 करना है, तो फिर रोकने के लिए इस पर हाथ लगाऊंगा। समझ में आ गई ना बात। तो चाहे रोकना हो, चाहे गति कम करनी हो या गति 0 से बढ़ानी हो, गति में परिवर्तन करना हो, या तो उसको बढ़ाओ या उसको घटाओ, तो दोनों ही स्थितियों में मुझे क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। और वहां पर क्या होता है, कुछ ना कुछ त्वरण जब ही होता है जब बल लगाऊंगा। तो बल में और त्वरण में संबंध है, क्या संबंध है, F बराबर ma, F बराबर ma। जहां a होगा तो इसका मतलब क्या है, a कब हुआ होगा, जब बल लगा होगा। पहले बल लगा होगा तभी तो त्वरण उत्पन्न होगा, तभी तो गति में परिवर्तन आएगा। पहले धक्का दिया तभी तो 0 से बढ़कर 5 हुआ, तो a आया। तो इसका मतलब साफ है कि जब भी त्वरण होगा तो त्वरण के पीछे किसका हाथ होगा, किसी न किसी बल का हाथ जरूर होगा। समझ में आ गई बात। F बराबर ma। अब देखिए, अब कोई नहीं बताएगा कि द्रव्यमान में और भार में क्या अंतर है, मैं बताता हूं आपसे, पहले से नोट कर लीजिएगा। पढ़ रहे हैं कि द्रव्यमान में और भार में क्या अंतर है। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जब भी त्वरण होता है, यानी कि जब भी गति में परिवर्तन होता है तो हमको बल कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, या तो गति में परिवर्तन, गति बढ़ रही हो या फिर गति घट रही हो, दोनों ही स्थितियों में बल कुछ ना कुछ अप्लाई होता है। कितना बल अप्लाई होता है, F बराबर a और उसके गुणा में m, जितना वस्तु का द्रव्यमान होता है। याद रखना,
अब मैं बता रहा हूं कि द्रव्यमान में और भार में क्या फर्क होता है। ठीक है, ये तो m है, इस m को तो द्रव्यमान कहते हैं। देखिए फर्क मैं आप लोगों को दो चीजों में बताऊंगा, क्या अंतर होता है द्रव्यमान में और भार में। ठीक है, अगर ये तो द्रव्यमान है, याद रखना द्रव्यमान हमेशा अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं है। और जो भार होता है यानी कि वेट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? इसको वेट कहते हैं, और द्रव्यमान को मास कहते हैं। तो मास में और वेट में बड़ा फर्क है। कोई टीचर इसको नहीं बताएगा, बहुत कम बताएंगे। यहां पर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो समझ लो कि द्रव्यमान में और भार में क्या अंतर है। द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है, भार एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? भार एक सदिश राशि होती है। और भार क्या है? द्रव्यमान एक अदिश राशि हो गई और सिंपल राशि है, भार एक सदिश राशि है। तो भार क्या है? अपने आप में एक बल है, और भार का मात्रक न्यूटन भी होता है। क्या होता है? भार का मात्रक एक न्यूटन भी होता है। याद रखना, जब सिंपल त्वरण होगा इसको कहते हैं रेखीय त्वरण। क्या कहते हैं? रेखीय त्वरण। क्योंकि गति किसी भी चीज की एक रेखा में ही तो होती है। बस दौड़ रही है लखनऊ की तरफ, तो लखनऊ की तरफ बस दौड़ रही है। ठीक है, जैसे कि प्रयागराज का एक स्टूडेंट है मयंक साहू, उसकी तरफ प्रयागराज की तरफ एक बस दौड़ रही है, तो सीधी रेखा में ही तो दौड़ेगी। तो जब उस बस की गति में परिवर्तन होगा, उसकी गति बढ़ेगी या फिर उसकी गति घटेगी, तो त्वरण होगा। तो उसके त्वरण को क्या कहते हैं? जब वो सीधी रेखा में चल रही हो उसके त्वरण को कहते हैं रेखीय त्वरण। और अगर मैं इस मार्कर को यहां से छोड़ दूं, ये छोड़ दिया मैंने ऊपर से, ये छोड़ दिया, तो ये नीचे जा रहा है। कहां जा रहा है? ये नीचे जा रहा है, नीचे गिर रहा है। तो अब ये ऊपर नीचे वाली गति हो गई। अब ये छोड़ा तो नीचे गिरा, तो उसका मतलब ये गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गतिमान है। तो त्वरण भी कौन सा होगा? गुरुत्वाकर्षण वाला त्वरण होगा ना। एक ही जगह क्या आएगा? गुरुत्वाकर्षण वाले त्वरण को कहते हैं जी। क्या कहते हैं उसको? जी कहते हैं। तो अब ये किसके त्वरण के? अब इसका मान लो ऊपर से जीरो वेग था, जीरो था, अब छोड़ूंगा तो वेग बढ़ेगा ना। ऐसे छोड़ दिया तो वेग बढ़ा ना इसका, जीरो से वेग बढ़कर कुछ ना कुछ हो गया, तो त्वरण तो उसमें भी उत्पन्न होगा। कितना त्वरण उत्पन्न होगा? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण वाला त्वरण, उसे कहते हैं जी। तो अब इस पर चूंकि त्वरण यहां भी उत्पन्न हुआ, तो बल यहां भी लगा होगा। कौन सा बल लगा होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो F बराबर mg, F बराबर mg, वस्तु के द्रव्यमान के अकॉर्डिंग बल लगेगा। तो इस F बराबर mg को वही क्या कहते हैं? वस्तु का भार कहते हैं। F बराबर mg को क्या कहते हैं? वस्तु का भार कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो भार अपने आप में एक बल है। भार अपने आप में क्या है? एक बल है। समझ में आ गया? द्रव्यमान में और भार में क्या अंतर है? भार अपने आप में एक बल है। आप किसी कांटे पर खड़े हैं और अपना वजन करते हैं, कहते हैं कि 65 किलोग्राम मेरे वजन है। कितना? 65 किलोग्राम वजन बताते हैं अपने आप में। तो वो आपका द्रव्यमान नहीं होता, वो आपका द्रव्यमान नहीं होता, वो आपका भार काउंट हुआ है। क्या होता है? भार। क्योंकि अगर आप खड़े हैं तो हमेशा आप पर गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी है नीचे की तरफ, तो आप लोगों का हम हमेशा क्या नापते हैं? वेट नापते हैं, मास नहीं। समझ में आ गई बात? मास तो अदिश राशि है और मास हमेशा नियत रहता है। चाहे आप चंद्रमा पर चले जाएं, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, चाहे आप पोलैंड चले जाएं, चाहे आप यूक्रेन चले जाएं, यहां पर युद्ध छिड़ा हुआ है। समझ में आ गई? चाहे आप रशिया चले जाएं, आपका द्रव्यमान तो क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। क्या बदलेगा? भार बदलेगा। क्या बदलेगा? भार, क्योंकि जी का मान बदलेगा। जब जी बदलेगा तो एफ भी बदलेगा। समझ में आ गई बात? आपका भार हर जगह बदलेगा, लेकिन द्रव्यमान कहीं नहीं बदलेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर होगी? तो द्रव्यमान और भार में अंतर आपको पता चल गया होगा। ज्यादा अंतर जानना है तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में आ जाओ, एक एक चीज सिखा देंगे, साइंटिस्ट बना देंगे आपको। समझ में आ गई? चलिए करिए इसको नोट, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए क्या है? गुरुत्वाधीन गति के समीकरण। ठीक है, तो गुरुत्वाधीन गति के समीकरण पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले से समझ लीजिएगा कि गुरुत्वाधीन गति आखिर क्या है। देखिए, एक तो गति है सिंपल गति अपनी। अगर यदि हम कोई बस यहाँ से स्टार्ट कर रही है, यहाँ पर चल रही है, बिल्कुल सीधी रेखा में चल रही है, दिल्ली की तरफ जा रही है, किसी भी दिशा में अगर कोई वस्तु गति करे तो वो एक सीधी रेखा में गति होती है, सरल रेखा गति कहते हैं उसको। और वो गति एक सिंपल बल के अनुसार गति करती है। थोड़ी देर पहले बताया कि F बराबर ma, F बराबर ma। तो अगर कोई गति इस बल के अंडर में होती है तो वो गति सरल रेखा गति होती है, वो सिंपल गति होती है। अब एक गति होती है गुरुत्वाधीन गति। गुरुत्वाधीन गति तो उसके अपने अलग समीकरण है। तो गुरुत्वाधीन गति किसके अंडर में होती है? जैसे कि ये सिंपल बल
के अनुसार होती है, तो गुरुत्वाधीन गति किसके अनुसार होती है? गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार होती है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के अंडर में उसके नीचे जो गति होती है वही गति होती है गुरुत्वाधीन गति। अब ये गति कौन सी होती है? अब ये वस्तु, ये मतलब वस्तु है और इसको ऊपर ऐसे फेंकता हूं, ऐसे फेंकता हूं ऊपर, तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाने में मुझे बल लगाना पड़ रहा है। किसका, किसके विपरीत बल लगाना पड़ा है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, नीचे की तरफ खींचता है, और हम इस अगर उसको ऊपर उछाल रहे हैं तो ऊपर उछालने में हमें गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर ऊपर की तरफ बल लगाना पड़ रहा है, उसके विरुद्ध काम करना पड़ रहा है। तो ये गति किसके अनुसार गति है? देखिए मैं नीचे से फेंकूंगा तो ऊपर की तरफ इसका वेग घटता जाएगा, और जैसे ये सबसे अपने ऊपरी सिरे पर पहुंचेगी तो यहाँ पर इसका वेग शून्य हो जाएगा, फिर ये वापस नीचे आएगी, फिर वेग बढ़ना शुरू होगा। तो याद रखना गति में लगातार परिवर्तन हो रहा है, ऊपर जाने पर भी और नीचे जाने पर भी, इस वस्तु के ऊपर नीचे वाली गति में, ठीक है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर भी त्वरण है, और उस त्वरण को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी। थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है, इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी। तो जो ये गति में परिवर्तन हो रहा है ऊपर या नीचे जाने पर, ये किस बल के प्रभाव में हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में हो रहा है, अब बराबर mg के प्रभाव में हो रहा है, याद रखना। तो इसके अंडर में जो भी गति हो रही है, ये ऊपर और ये नीचे, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर या फिर गुरुत्वाकर्षण विरोध की तरफ नीचे की तरफ जो गति हो रही है, इस गति को कहते हैं गुरुत्वाधीन गति। और इसके अपने अलग समीकरण है, उन समीकरणों को बताते हैं। इसके दो भाग होते हैं, पहले भाग पढ़ते हैं यहाँ पर। इसके दो भाग हैं अपने। यदि कोई वस्तु धरातल से यहां से ऊपर की तरफ फेंकी तो ये ऊपर की तरफ यहां जाएगी, यहां से जा करके फिर ये वापस नीचे की तरफ लौटेगी, ठीक है, और वहीं पहुंचेगी। तो यहां इसका वेग 0 था, फिर इसका वेग बढ़, यहां पर ऊपर की तरफ फेंका, सबसे ज्यादा यहां रहेगा, फिर घटता जाएगा, और यहां पर जाकर के इसका वेग 0 हो जाएगा, फिर 0 से बढ़ रहे नीचे की तरफ उतरेगी, बढ़ेगा 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 और यहां पर बढ़ता ही जाएगा इसका वेग, फिर यहां पर शून्य रुक करके। तो उस प्रकार क्या है कि गति में इसकी लगातार परिवर्तन हो रहा है, ऊपर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने में, ठीक है। तो यहां पर त्वरण है, उस त्वरण को कहते हैं गुरुत्व त्वरण जी। तो अगर वस्तु ऊपर फेंके या फिर नीचे छोड़े ऊपर से, तो हमेशा गुरुत्वाकर्षण के अनुसार काम करती है, उसके अंडर में काम करती है। तो ऐसी गति को गुरुत्वाधीन गति कहा जाता है। और इसके भी समीकरण है, और इस समीकरण इस गति के दो विभाग हैं। पहला विभाग नीचे से ऊपर जाने वाला विभाग, नीचे से ऊपर जाने वाला विभाग, इसको कहते हैं फर्स्ट विभाग। दूसरा विभाग ऊपर से नीचे जाने वाला विभाग, इस विभाग को कहते हैं नंबर सेकंड विभाग। तो फर्स्ट विभाग के 3 समीकरण अलग हैं, और सेकंड वाले के जो कि ऊपर से नीचे वाला है उसके 3 समीकरण अपने अलग हैं। याद रखना, कुछ गति ऐसी होती हैं कि जिनमें जिस दिशा में बल लगाया जाता है उस दिशा में त्वरण उत्पन्न नहीं होता। कैसे? जैसे कि मैंने एक स्प्रिंग दबा दिया, ये स्प्रिंग है, मैंने इस दिशा में बल लगाया तो गति फिर थोड़ी देर बाद उल्टी होगी, इसके विपरीत गति होगी। तो यहां पर त्वरण जो होता है वो इस दिशा में है, और जबकि बल इस दिशा में है, त्वरण उसका उल्टा है। तो ऐसा त्वरण हमेशा माइनस में होता है। कैसा होता है? माइनस में ले, क्योंकि ये विरुद्ध है। इसी प्रकार से गुरुत्वाधीन गति में यदि मैं कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं, नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं, तो मुझको बल लगाना पड़ रहा है। किसके विपरीत? गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर से नीचे की तरफ कह रहा है, गुरुत्व त्वरण ऊपर से नीचे की तरफ कह रहा है, और मैं बल लगा रहा हूं नीचे से ऊपर की तरफ, तो दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के। तो यहां पर जी का मान कैसा ले जाएगा? हमेशा माइनस ले जाएगा। अब पढ़ते हैं गुरुत्वाधीन गति के समीकरण कौन कौन से हैं। पहले पार्ट फर्स्ट के पढ़ेंगे, फिर पार्ट सेकंड के। पार्ट फर्स्ट का मतलब नीचे से ऊपर जाने वाला पार्ट, और पार्ट सेकंड का मतलब ऊपर से नीचे आने वाला पार्ट। चलिए देखते हैं गुरुत्वाधीन गति के समीकरणों को। जो उसका पहला विभाग है वो है नीचे से ऊपर जाने पर। नीचे से ऊपर जाने पर वस्तु की गति के कौन से समीकरण अप्लाई होंगे? तीनों समीकरण लगाएंगे वही। इसमें जो पहला समीकरण होगा वो होगा v बराबर u माइनस जी टी, v बराबर u प्लस ए टी पहला समीकरण था, उसके अनुसार ही। चूंकि अब यहां पर a नहीं रहा, क्योंकि a रेखा वाली गति में होता है, a की जगह क्या आ गया? g आ गया। और जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो g कैसा होगा? माइनस का होगा। इसलिए समीकरण बना v बराबर u माइनस जी टी, यानी कि जहां जहां g लिखा जाएगा, g कैसा रखा जाएगा? माइनस का रखा जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? गुरुत्वाकर्षण बल तो ऊपर से नीचे की तरफ, हम नीचे से ऊपर की तरफ, तो g कैसा ले जाएगा? माइनस का ले जाएगा। तो पहला समीकरण बनेगा v बराबर u माइनस जी टी। अब द्वितीय समीकरण बना h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। आपने तो पढ़ा था s तो होता है विस्थापन,
जब गति एक सरल रेखा में होती है, यानी कि यहां से सीधी रेखा में सहारनपुर चले गए, सहारनपुर से वापस यहां पर पहुंच गए, तो ये सरल रेखा में गति है, वहां पर हमेशा विस्थापन तय होता है। जबकि जब गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति होती है, ऊपर ऐसे फेंकते हैं, तो वो वस्तु हमेशा एक हाइट तय करती है। मान लिया वस्तु नीचे से फेंकी ऊपर की तरफ, तो वो हमेशा क्या तय करेगी, विस्थापन की जगह क्या तय करेगी, हाइट तय करेगी। तो इसलिए विस्थापन की जगह समीकरण में क्या रखा, एच रखा, एच की जगह क्या रखा समीकरण में, एच रखा। एच बराबर यूटी माइनस हाफ 1/2 जीटी स्क्वायर। यू प्रारंभिक वेग, टी वह समय जो उसे नीचे से ऊपर जाने में लगा। अब तरत समीकरण है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। यहां पर 2as था, ए की जगह जी आ गया, एस की जगह एच आ गया। समझ में आ गई। एस का मतलब अब ये गति हाइट वाली है, ऊपर वाली गति है। जी का मतलब त्वरण गुरुत्वाकर्षण वाला है, ए नहीं रहा। ये तीनों समीकरण आपके समझ में आ गए होंगे। ये माइनस का निशान क्यों लगाया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जी का मान कैसा है, माइनस का है, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। क्यों माइनस का है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम कर रहे हैं। बल नीचे की तरफ, त्वरण ऊपर की तरफ उत्पन्न हो रहा है। समझ में आ गई बात। बल और त्वरण एक दूसरे के विपरीत हैं ऐसे, तो जब विपरीत होंगे तो त्वरण हमेशा क्या ले जाएगा, नेगेटिव ले जाएगा, माइनस ले जाएगा। इसीलिए नीचे से ऊपर जाने पर गति के समीकरण कुछ इस प्रकार से बनते हैं गुरुत्वाधीन गति के। समझ में आ गई बात। ऊपर से जब नीचे आएगी, जब ये वस्तु ऊपर से वापस घूम करके नीचे फिर पहुंचेगी दोबारा, तो जब ऊपर से नीचे आएगी तो त्वरण भी नीचे की तरफ उत्पन्न होगा, त्वरण भी, जी का मान भी नीचे की तरफ, और गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की तरफ, दोनों नीचे की तरफ है, तो दोनों, इसलिए जी का मान कैसा ले जाएगा, प्लस ले जाएगा। तो तीनों समीकरणों में बस प्लस लगा दो। v बराबर यू प्लस जी टी, हाइट बराबर यानी कि ऊंचाई बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब इन समीकरणों के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वे हम कराएंगे, इन्हें कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में नोट, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है, इस चैप्टर के अंदर जो रेखे पथ पर गति वाले के, कि वाहनों की अवरोधन दूरी। अब ये वाहनों की अवरोधन दूरी क्या है, इसके ऊपर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि दूरी निकालिए अवरोधन दूरी, वो ऑप्शन में दिए रहते हैं उसके ऑप्शन। तो अब इस वाहनों की अवरोधन दूरी ये क्या है, आपकी समझ में अभी तक नहीं आया होगा। अब मैं बता देता हूं कि वाहनों की अवरोधन दूरी आखिर क्या होती है, और ये हमारे दैनिक जीवन में हमें देखने को मिलती है। आप साइकिल, मोटरसाइकिल या फिर किसी भी वाहन से यात्रा कर रहे हो तो वहां पर अवरोधन दूरी देखने को मिलेगी। कैसे देखने को मिलेगी, अब देखता हूं मैं। यहां पर मान लिया आप लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार हैं, ये मोटरसाइकिल कुछ इस टाइप की मोटरसाइकिल मैं बना देता हूं। अब ये मोटरसाइकिल यहां से स्टार्ट हुई, मान लिया ये पीछे से कहीं से भी आ रही है। अब इस समय इसका वेग कुछ ना कुछ है, मान लिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मोटरसाइकिल दू दू करके आगे की तरफ बढ़ रही है पूरी स्पीड से हाईवे पर। अब अचानक क्या आता है, यहां पर ड्राइवर को एक गड्ढा दिखाई देता है, रास्ते में एक गड्ढा वो कुछ देर पहले ही देख लेगा, अंधा तो वो है नहीं, जब वो मोटरसाइकिल चला रहा है तो उसको कुछ देर पहले दिखाई दे जाएगा गड्ढा। तो उसने थोड़ी देर पहले ही गड्ढे को भांप लिया कि भैया आगे तो गड्ढा है, तो अब वो क्या करेगा, उसके हाथ एकदम ब्रेक पर जाएंगे तो वो एकदम ब्रेक लगा देगा। जैसे ही वो जहां से उसने, देखिए अवरोधन दूरी के बारे में बता रहा हूं कि अवरोधन दूरी आखिर होती क्या है। अब ये चलता आ रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्या करा, इसने यहां पर देखा कि आगे एक गड्ढा है, इसने देखा कि आगे एक गड्ढा है, तो जैसे ही गड्ढा दिखा तो ब्रेक लगाने स्टार्ट किए। जहां से ब्रेक लगाने स्टार्ट किए और ये गड्ढे से पहले रुकेगी, इसका वेग क्या होगा, गड्ढे से पहले यहां पर रुक जाएगी। और जब ये मोटरसाइकिल यहां पर अचानक आकर के रुक गई तो इस मोटरसाइकिल का वेग यहां पर कितना हो गया, 0। क्या हो गया, 0 वेग होगा, गड्ढे से पहले रुक गई ना, गड्ढे से पहले रुक जाएगी। तो ब्रेक लगने के, जहां से ब्रेक लगाने स्टार्ट किए, यहां से स्टार्ट किए, यहां से स्टार्ट करते ब्रेक लगाने, और जहां पर जा करके रुकी, इस दूरी को ही क्या कहते हैं, वाहनों की अवरोधन दूरी कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपके उदाहरण के तौर पर। कुछ टीचर्स आपको लिखवाएंगे कि वाहनों की अवरोधन दूरी ये है, पूरा उसके बारे में बता देंगे, लेकिन हमको हमेशा एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझना है। और ये उदाहरण हमने आपको दे दिया कि वाहनों की अवरोधन दूरी आखिर क्या है। जब ड्राइवर किसी स्पीड पर चल रहा है और उसे अचानक उसके सामने कुछ आ जाए, गड्ढा आ जाए, गाय बछड़ा कुछ भी उसके सामने आ जाए, उसने जहां से ब्रेक लगाने शुरू किए और जहां तक उस रुकने से पहले तक, रुकने तक जो उसने दूरी तय करी, ब्रेक लगाने के बाद और रुकने तक जो उसने दूरी तय करी, वो होती है उसकी अवरोधन दूरी। यानी कि इस स्थिति में वेग लगातार घट रहा है। ऐसा तो होगा नहीं कि जहां ब्रेक लगाए 50 की स्पीड पर वो वहीं रुक गई, 50 की स्पीड पर एकदम 0 हो गया, बस यहीं कहीं रुक गई। उसको रुकने में थोड़ा
दूरी तय करनी पड़ती है, रुकने में थोड़ा गैप लेगी वो, यानी कि यहां से ब्रेक लगाए तो यहां पर जाकर कम से कम रुकेगी, टायर उसका जमीन पर घसीटेगा तो कुछ जो घिसटाव वाली दूरी है, ये दूरी क्या कहलाती है, वाहनों की अवरोधन दूरी कहलाती है, यानी कि रुकने में समय लगेगा, जब समय लगेगा तो कुछ ना कुछ वो दूरी भी तय कर लेगी। तो रुकने में जो दूरी तय करती है ब्रेक लगाने के बाद और जहां तक रुकती है जाकर के, उस दूरी को क्या कहते हैं, वाहनों की अवरोधन दूरी कहते हैं। और अवरोधन दूरी में हमेशा मंदन होता है, वेग हमेशा घटता है। तो इस अवरोधन दूरी को कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस ds बराबर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है, कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। जब भी वाहनों की अवरोधन दूरी निकालनी हो तो जो उसका पहले वेग रहा था ब्रेक लगाने से पहले, जो थोड़ी देर पहले वेग था 50 का, उस वेग को यहां पर लिख देंगे और जो उसमें मंदन उत्पन्न हुआ वो लिख देंगे कि 1 सेकंड में, देखिए इसका वेग बदलेगा 50 तो यहां पर 40 होगा, यहां पर होगा 35, फिर यहां पर 18, फिर यहां पर 0, तो वेग लगातार बदल रहा है 50 से 35, 35 से 18, 18 से 0, तो कितना वेग में परिवर्तन हुआ वो नीचे त्वरण के रूप में, ये यू स्क्वायर ऊपर, जो पहले वेग था ये ds उसकी दूरी, यह है वाहनों की अवरोधन दूरी का फॉर्मूला, ds बराबर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसको अपने नोटबुक में नोट करेगा, इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे इसको। अब ये आया कहां से है, ये गति के तीसरे समीकरण से आया है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। कैसे, अब देखिए, अब मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं कि यह है अंतिम वेग, यह है प्रारंभिक वेग। तो जब भी अवरोधन, जब भी ब्रेक लगने की बात आई, जब भी ब्रेक लगने की बात है तो अंतिम वेग देखिए यहां पर काउंट होगा, तो अंतिम वेग कितना है, 0, अंतिम वेग कितना है 0, ठीक है। तो अंतिम वेग 0 रख लिया, प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ था 50, 60, 40 कुछ भी होगा, तो वो यू रखा, यू स्क्वायर बराबर 2as। अब ये यू स्क्वायर यहां पर माइनस में चला गया, माइनस यू स्क्वायर, ये बचा 2as, यहां से विस्थापन निकाल लिया। ये विस्थापन कौन सा होगा, ये वाली दूरी तो होगी, ये वाली दूरी तो होगी ब्रेक लगने के बाद और रुकने से पहले तक की दूरी, तो इसका मान क्या आ गया, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये बटे में चला गया ना ये 2a, तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, यही तो फॉर्मूला लिखा। तो दोनों फॉर्मूले एक है, वाहनों की अवरोधन दूरी इस प्रकार से निकालते हैं। समझ में आ गई बात। तो ब्रेक लगने के बाद, लगने से रुकने तक की दूरी को क्या कहते हैं, अवरोधन दूरी कहते हैं। नोट करो। देखिए इस टॉपिक, इस चैप्टर का पार्ट नंबर फर्स्ट जो रेखे पथ पर गति का आखिरी टॉपिक है, अंतिम टॉपिक, कि गतिमान वस्तु द्वारा nवें सेकंड में चली गई दूरी, क्या इसका फॉर्मूला होता है और कैसे इसके ऊपर आगे प्रश्न बनेंगे मैं बताता हूं आपको। चलिए बताता हूं कि nवें सेकंड में चली गई दूरी क्या है। अब दिल्ली से कोई बस चली नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा तक आई, तो कुछ किलोमीटर की दूरी तय करी होगी उस बस ने। अब उससे पूछ लिया कि बताओ कि यात्रा के दौरान उसने 27वें मिनट में, 27वें मिनट में या फिर 27 चलने से 27 सेकंड बाद, 27वें सेकंड में कितनी दूरी, 27वें सेकंड तक कितनी दूरी तय कर ली होगी, वो पूछ लिया। यहां तक मान लिया 500 सेकंड हो गए, तो पूछ लिया कि 27वें सेकंड में कितनी दूरी तय करी। तो उस दूरी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वो हम निकाल रहे हैं। क्या है, गतिमान वस्तु द्वारा nवें सेकंड में चली गई दूरी, यानी किसी भी सेकंड में, 26वें सेकंड में, 27वें में, 105वें सेकंड में, 2005 सेकंड में, कुछ भी हो, वो आपको दिया होगा 25वां, 26वां, कुछ भी दिया होगा, उस सेकंड में कितनी दूरी तय करी उसने, 1 सेकंड में, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करी, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है। ऐसे न्यूमेरिकल कभी कभी पेपर में पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं पूछे जाते, फिर भी आप लोग नोट कर लीजिए क्या फॉर्मूला है nवें सेकंड में चली गई दूरी का। S बराबर u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1, नोट कर लीजिएगा। S बराबर यानी कि चली गई दूरी बराबर प्रारंभिक वेग जो उसका था प्लस 1/2 a, जो उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ वो ब्रैकेट में 2n, वो दिया होगा आपको 25वां, 26वां, 27वां, तो वहां पर रख देंगे -1। तो ये फॉर्मूला नोट करिए आप अपनी कॉपी में। कोई से भी सेकंड में दूरी निकालनी हो आप लोग चुटकी बजा करके निकाल दोगे इस फॉर्मूले से, याद रखना। देखिए वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, करते हैं वीडियो को एंड। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज्यादा पसंद आई होगी, बहुत पसंद आई होगी, और आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं बड़ी मेहनत से, उनके साथ इसको शेयर करें। और चैनल पर नीचे लाल रंग में लिखा होता है सब्सक्राइब, उसको दबा दें, उसको दबाने के पैसे नहीं लगते। बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और यह भी बताएं कि इसमें कोई कभी कमी रह गई हो तो उसके बारे में सुझाव आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट करें। पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर जाकर के आप लोग वीडियो देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के आप लोग वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसका नाम है सदिश विश्लेषण प्रक्षेप्य गति। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।